क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था उसी क्वालिटी फैक्टर को हम लोग सेलेक्टिविटी भी कहते थे। तो हम लोगों ने कल सीख लिया था कि जो सेलेक्टिविटी होती है वो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बताओ? बताओ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? सब भूल गए। क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले में क्या आता था? ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और ओमेगा नॉट एल अपॉन आर को हम क्या कहते थे? सेलेक्टिविटी। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इतना हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसी ऑक्सीलेशन। समझना ध्यान से, एलसी ऑक्सीलेशन सीखेंगे। जरा सुनना और समझना अटेंटिव होकर ध्यान से इसको। देखो भाई, एलसी ऑक्सीलेशन है क्या? एलसी ऑक्सीलेशन का मतलब ये है, अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो, दोनों आपस में पैरेलल में हो, दोनों आपस में पैरेलल में हो। आवाज आ रही है? जरा एक बार बताना, जरा कोई बोला नहीं कुछ। आ रही है सर। बढ़िया। देखो, तो कहने का मतलब क्या है? तो एलसी ऑक्सीलेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक किसी सर्किट में एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हो, तो इस सर्किट को हम एक नाम देते हैं। किसी को कुछ याद हो तो बोल सकता है। टैंक सर्किट। क्या नाम देते हैं इसको? टैंक सर्किट। इसका नाम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टैंक सर्किट। समझो, इसको टैंक सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं, जो इंडक्टर होता है वो अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा करता है। इसका मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकट्ठा है या तो मैग्नेटिक एनर्जी इकट्ठा है। सोच के देखो, अगर कोई भी चीज कुछ इकट्ठा करती है, कोई चीज अपने ऊपर स्टोर करती है, तो वो कौन हो सकता है? टैंक। इसीलिए कहते हैं टैंक सर्किट। हमारे घर में भी ऊपर छत पे एक टैंक रखा होगा, 500 लीटर का या 1000 लीटर का। वो क्या करता है? पानी स्टोर करता है, इसलिए वो टैंक है। टैंक का मतलब कुछ स्टोर करने वाला। तो यहाँ पर भी सर्किट ने कुछ स्टोर किया। क्या स्टोर किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। इसलिए सर्किट का नाम पड़ा टैंक सर्किट। सही है। अब जरा इस चीज को समझना जरा ध्यान से। चलो, अब हम ऑक्सीलेशन को सीख रहे हैं। एलसी ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? समझो, मान लो शुरू में एक कैपेसिटर लिया हमने, और वो कैपेसिटर फुल चार्ज है। कैपेसिटर कैसा है? फुल चार्ज। ध्यान देना जरा जो बोल रहा हूं मैं अब। ये कैपेसिटर है, ये फुल चार्ज है, ये इंडक्टर है, यहाँ पे ये इंडक्टर है। इसकी दो प्लेट हैं, एक प्लेट ए दूसरी प्लेट बी। ये इंडक्टर है एल। मान लो पहली प्लेट पूरी पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट पूरी निगेटिव है। मान लो कैपेसिटर की पहली प्लेट पूरी पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पूरी निगेटिव है। फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। फुल चार्ज होने का मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर पूरी की पूरी 100% इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा है। 100% इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा है। जैसे ही मैंने इंडक्टर जोड़ा और इंडक्टर जोड़कर स्विच ऑन किया होगा, तो इसमें एक कैपेसिटर से करंट चलने लगेगी। कैपेसिटर से करंट चलने लगेगी। बताओ, उस कैपेसिटर से चलने वाली करंट की डायरेक्शन किधर होगी सर्किट में? ए से बी या बी से ए? बताओ कहाँ होगी? ए से बी।
बाहर बाहर की बात हो रही है, बाहर बाहर, ए से बी या बी से ए, कहाँ होगी? देखो, इस कैपेसिटर से जब करंट चलेगी मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो ये करंट देगा ए से होता हुआ बाहर 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 बी तक। तो करंट यहाँ जाएगी, करंट यहाँ जाएगी, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी, तो करंट चल गई। तुमने देखा करंट चल गई ए से बी। अब देखो होगा क्या, जब ये करंट इस इंडक्टर से पास होगी तो इस इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी, इस इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये करंट चलती जाएगी वैसे वैसे इस इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जाएगी, मतलब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा और इसकी सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इकट्ठा होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और इस कैपेसिटर की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडक्टर के ऊपर की मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो चुकी होगी। सर बोलो सर क्या पढ़ा रहे हो अभी? फिजिक्स। सर फिजिक्स में क्या टॉपिक चल रहा है? अरे अभी कहाँ थे बेटी, कहाँ थे तुम? फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ एलसी ऑक्सीलेशन। ओके सर। हाँ देखो पढ़ा हुआ है तुम्हारा क्या पहले से? सर क्लास में यही चल रहा है अभी। अरे बहुत बढ़िया, तब तो मजा आ गया। देखो भाई गुड। तो है क्या, मैंने बोला कि अगर यहाँ पर हमने देखा कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर अभी फुल चार्ज है, इसका फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकेंड प्लेट नेगेटिव, पहली प्लेट पॉजिटिव है, फुल चार्ज था, फुल चार्ज था, इसका मतलब सारी की सारी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये इंडक्टर लगा हुआ था, मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही कैपेसिटर से एक करंट चली और वो कैपेसिटर से चलने वाली करंट इस इंडक्टर में गई। जब इस कैपेसिटर से चलने वाली करंट उस इंडक्टर में जाएगी तो होगा क्या, तुम भी जानते हो, उस इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत देर तक होती रही, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता गया, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनती गई, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता गया, इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनती गई। एक टाइम ऐसा आया कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया और वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंडक्टर के ऊपर सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई। अब किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है तुम में से, क्या एनर्जी लॉस नहीं होगी? क्या पूरी की पूरी कैसे कन्वर्ट हो गई? साहब स्पेशल केस लिया है, एनर्जी लॉस होती है मानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। यहाँ हम सोचते हैं कि सारी कन्वर्ट हो गई, होती तो है, लॉस जरूर होती है। अब जरा एक बात देखो ध्यान से, जो प्लेट पहले पॉजिटिव थी और निगेटिव थी वो बिल्कुल कुछ नहीं बची, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। यहाँ की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई। अब बताओ क्या होगा? इस इंडक्टर के ऊपर सेल्फ इंडक्शन लगेगा, इस इंडक्टर के ऊपर सेल्फ इंडक्शन लगेगा, सेल्फ इंडक्शन। पहले जो हम करंट भेज रहे थे वो लेफ्ट टू राइट जा रही थी, ये हमारी करंट है लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब इसके ऊपर सेल्फ इंडक्शन लगेगा तो बताओ ये जो इंडक्टर करंट बनाएगा वो लेफ्ट टू राइट बनाएगा या राइट टू लेफ्ट बनाएगा? राइट टू लेफ्ट। सर राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड। इसका मतलब इंडक्टर ने राइट टू लेफ्ट करंट बनाना शुरू किया। अगर राइट टू लेफ्ट करंट बनाना शुरू किया इसका मतलब ये वाली प्लेट बी पॉजिटिव होने लगी और ये वाली प्लेट ए नेगेटिव होने लगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती जाएगी तो फिर से ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और जब पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो उसकी सारी एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? बताओ कहाँ स्टोर हो जाएगी? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में। और बी प्लेट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और ए प्लेट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अपोजिटली चार्ज हो जाएगी। फिर अगली प्रोसेस देखो क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। अब फिर से वही चीज, फिर से सर ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है? लगातार चलती रहती है।
लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, जब तक हम एनर्जी लॉस को ना माने। वैसे ऐसा होता नहीं है, एनर्जी लॉस होती है, एक टाइम के बाद जाके प्रोसेस बंद हो जाएगी, लेकिन हम पढ़ते समय नहीं मानते हैं कि हम इसकी एनर्जी लॉस कर रहे हैं। एनर्जी लॉस होती जरूर है, हम मानते नहीं हैं। देखो है क्या, अभी फिर से प्रोसेस होगी, जब फिर से प्रोसेस होगा तो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब तुम समझ चुके हो सब कुछ कि अगर फिर से क्या होगा, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। बताओ इस डायग्राम में बी प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होगा और ए प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होगा इस डायग्राम में? ए पर पॉजिटिव होगा सर और बी पर सोच नेगेटिव। लेना, सोच लेना, सोच लेना। सर अब तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर बच्चा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठी हो चुकी है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये टॉपिक आप दोबारा बता सकते हो? दोबारा कैसे? नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार, चलो अभी यहाँ से एक ही बात है, तुम यहाँ से भी शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, वो टॉपिक वहीं से शुरू हो जाता है, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देखो होगा क्या कि जब ये कैपेसिटर चार्ज था, यहाँ पर जब ये कैपेसिटर चार्ज था, बी प्लेट पॉजिटिव थी, ए प्लेट नेगेटिव थी, तब क्या हुआ होगा कि ये कैपेसिटर ने करंट दी होगी, करंट दी तो इस कैपेसिटर की वैल्यू डिस्चार्ज होने लगी। जब ये डिस्चार्ज होने लगी तो इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर के ऊपर किसमें इकट्ठी होने लगी? मैग्नेटिक फील्ड में। एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। जब ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं बनाया, लेकिन इस इंडक्टर के ऊपर सारी मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा कर दी। अब हम क्या देख रहे हैं सर वो कि सेकंड इसके स्टेप बाद में जो भी तो जीरो डायग्राम होगा आएगा, चार्ज। क्या चीज? सेकंड स्टेप में कैपेसिटर पे चार्ज जीरो नहीं होगा जब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है? हाँ यहाँ जीरो होगा, समझाने के लिए था कि इधर से जाएगी तो क्या हो रहा होगा। अगर कैपेसिटर पे चार्ज दिखा रहे हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मत दिखाओ, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हो तो इसको अनचार्ज दिखाओ, इसको चार्ज दिखा रहे हो तो इसको अनचार्ज दिखाओ, और इसको अनचार्ज दिखा रहे हो तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ। अगली बार में जरा डायग्राम बताओ क्या होगा। अगर यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे कैपेसिटर है, कौन सी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव। पहला वाला आ जाएगा। अल्टरनेट होता जाता है, अल्टरनेट। अब ए पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, बी पर कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम शुरू में क्या लेके चले? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव लेके चले तो यहाँ की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी बच्चे, और यहाँ की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होकर किसमें स्टोर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड में। सुनना ध्यान से, इसके बाद ये स्टेप आया, और जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड खत्म होकर यहाँ इकट्ठी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहाँ पे इंडक्शन होगा। जब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट बनेगी। हमने जो करंट दी वो लेफ्ट से राइट चल रही थी, हमने जो करंट दी वो लेफ्ट से राइट चल रही थी। आवाज आ रही है कि नहीं? ये बताओ पहले। यस सर। हाँ, यहाँ जो हमने करंट दी वो लेफ्ट टू राइट चल रही थी, हमने जो करंट दी वो लेफ्ट टू राइट चल रही थी। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन जो करंट बनाएगी वो हमारा अपोज करेगी, हमारा अपोज करेगी कि इसका मतलब राइट टू लेफ्ट चलवाएगी। और अगर करंट राइट टू लेफ्ट चलेगी तो बताओ ये कैपेसिटर को ये इंडक्टर कैसे चार्ज करेगी? बी प्लेट को जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर देगी, और जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर देगी। क्या स्टेप समझ में आया? यस और नो? यस सर। आ गया सर। अब जब बी प्लेट पॉजिटिव हो गया, ए प्लेट नेगेटिव हो गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ की सारी मैग्नेटिक फील्ड खर्च हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई। होने दो, अगली बार में क्या होगा? फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से खर्च हो गया, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई, तो फिर डिस्चार्ज हो गया। अब अगली बार में क्या होगा जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इस वाले कैपेसिटर ने करंट कैसी दी? राइट टू लेफ्ट। अब बताओ जब ये फिर से सेल्फ इंडक्शन होगा, ये करंट कैसा देगा? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्लेट बी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो प्लेट नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में बदलना और मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं एलसी ऑक्सीलेशन। किसी भी चीज का बार बार रिपीट होना ऑक्सीलेशन कहलाता है। दिन रात का होना ऑक्सीलेशन है, साइकिल के पहिए का घूमना ऑक्सीलेशन है, और सांस का आना और जाना ये ऑक्सीलेशन है, हार्ट बीट का आना ऑक्सीलेशन है, नर्व्स का बार बार डिप डिप करना ऑक्सीलेशन है, प्लग का ये झपकना ऑक्सीलेशन है। कुछ भी ऑक्सीलेशन होता है जब कोई चीज रिपीट हो बार बार। यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए इसको कहा गया एलसी ऑक्सीलेशन। बात खत्म। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका प्रूफ करते हैं जल्दी से। जल्दी हटाओ, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। चलो बच्चे, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड क्लासेस के लिए। और इसका प्रूफ अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस टॉपिक का एक बड़ा टॉपिक, इस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया है, जिसको पावर एवरेज कहते थे। पावर एवरेज टॉपिक इस चैप्टर से हट गया है, तो उसके बाद जो बड़ा टॉपिक बचा वो यही बचा, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको छोड़ना मत। देखो ध्यान से, इसका प्रूफ अब क्या है समझो। और कल के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी जितना मैंने स्कूल में कराया है उतना ही कर लो। बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे क्या नंबर आ जाएंगे, 60 में से 60 आ जाएंगे। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। टेंशन लेना मत, सारी चीज अच्छे से पढ़ के जाना, जाना भी कहीं नहीं, घर ही में रहना है, हो जाएगा सब कुछ। देखो सर लास्ट में एक बार ब्रीफ कर देना। बिल्कुल, देखो तो है क्या, अच्छा एक काम कर सकते हो क्या, लास्ट में एक बार की जगह मैं ऐसा करूं, शाम को 8:30 बजे के लगभग क्या 15 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हो? फटाफट फटाफट कुछ बोल दूं उसके लिए। यस सर। सर अभी कर जो लो। हमारे बेटा Yes, अभी sir. अभी तो मैं पढ़ा लूँ। अभी देखो, अभी केवल शाम को केवल मेरे स्कूल के बच्चे होंगे, अभी दूसरे स्कूल अच्छा के भी ठीक हैं, तो सर। अभी उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो अब हमें बताना है एनर्जी लॉस इन एलसी ऑक्सीलेशन। देखो अब हम एक फार्मूला प्रूव करेंगे, एनर्जी लॉस या एनर्जी ऑफ एलसी ऑक्सीलेशन। लॉस भी क्या कि एनर्जी ऑफ एलसी ऑक्सीलेशन। एलसी ऑक्सीलेशन में या एलसी सर्किट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एक सर्किट है मेरे पास एल, इसी के साथ पैरेलल में लगा है यहाँ सी। कहते हैं इस सर्किट की एनर्जी, प्रूफ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सर्किट की एनर्जी प्रूफ कीजिए कि कांस्टेंट रहती है। प्रूफ कीजिए कि इस सर्किट की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब इंडक्टर की एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इन दोनों का सम, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। देखो भाई, तो मान लो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर फुल चार्ज था, कैपेसिटर फुल चार्ज था, और फुल चार्ज कैपेसिटर को Q नॉट कहते हैं। शुरू में जब टाइम t 0 है तो कैपेसिटर फुल चार्ज है, और फुल चार्ज को हम लोग Q इक्वल टू Q नॉट कहते हैं। और शुरू में करंट की वैल्यू 0 थी, करंट की वैल्यू 0 थी, हमने स्विच ऑन नहीं किया था। तो ऐसी सिचुएशन में देखो होता क्या है कि अगर एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, तो इंडक्टर के ऊपर भी एक वोल्टेज होता है V1, कैपेसिटर के ऊपर एक वोल्टेज होगा V2।
समझना। कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज, मैं इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा दूं तो मुझे एक बात पता चलती है, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। मैंने इसमें किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाया तो दोनों वोल्टेज का सम 0 होता है। किरचॉफ वोल्टेज रूल यही कहता है, KVL। अब इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज, इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला होता है माइनस का L di/dt। कैपेसिटर के वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q/C इक्वल टू 0। बच्चे हाँ कि ना, ये बताओ पहले इतना। यस। इंडक्टर के वोल्टेज की वैल्यू होती है माइनस का L di/dt प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज होता है Q/C इक्वल टू 0। अब तुम एक बात देख रहे हो, इसमें करंट डिक्रीज हो रही है, करंट लगातार खर्च हो रही है, कैपेसिटर से निकलते जा रही है, इसलिए करंट का फॉर्मूला होता है dQ/dt। लेकिन करंट खर्च हो रही है इसलिए माइनस का dQ/dt, माइनस का। इस I की वैल्यू को यहां लगा दो तो माइनस का L d/dt माइनस का dQ/dt प्लस का Q/C इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, L d/dt और dQ/dt, तो d2Q/dt स्क्वायर प्लस Q/C इक्वल टू 0। बच्चे क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलना हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ, दोनों के वोल्टेज का सम 0, दोनों के वोल्टेज का सम 0। इंडक्टर का वोल्टेज माइनस का L di/dt, कैपेसिटर का वोल्टेज Q/C इक्वल टू 0। करंट खर्च हो रही है इसलिए I इक्वल टू माइनस dQ/dt। I की वैल्यू लगाओ, माइनस का L d/dt, I की वैल्यू यहाँ लगा दी, dQ/dt प्लस Q/C इक्वल टू 0। तो प्लस हो गया माइनस माइनस, L d2Q/dt स्क्वायर हो गया प्लस Q/C इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, L से डिवाइड कर दिया मैंने, d2Q/dt स्क्वायर प्लस Q/LC इक्वल टू 0। L से डिवाइड कर दिया तो Q/LC इक्वल टू 0 आ गया। तुम लोगों को एक बात पता थी कल, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है √LC, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। बच्चे हाँ की ना, बोलना जरा। यस सर। यस, जरा दिमाग लगाना और बोलना है, हाँ ना बोलते रहोगे तो पता भी चलेगा, नहीं तो फिर तो कहाँ चलेगा तुम लोग। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC और स्क्वायर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। इसका मतलब अगर तुमको कहीं 1/LC दिख रहा है, 1/LC, तो उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रख दूंगा, तो क्या आया, d2Q/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल टू 0। अब एक तरीके से ये जो इक्वेशन बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई चार्ज की। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली होगी, जो नहीं है वो भी समझ लो, ये चार्ज के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये सेकेंड या 2-3 पावर की इक्वेशन होती है जिसमें एक चीज वेरिएबल होती है। कुछ इस तरीके का समझ लो, d2y/dt स्क्वायर प्लस कुछ भी मान लो यहाँ पर, तो m²y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा, y की डिफरेंशियल इक्वेशन कहूंगा, y की। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है Q का, क्योंकि जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन उसी का आएगा। देखो सॉल्यूशन क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t। इसका सॉल्यूशन होता है कितना, Q इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस कितना, B sin ओमेगा t। ये इसका सॉल्यूशन है।
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए, आंसर नहीं आया, लेकिन अब समझना ध्यान से, इस सॉल्यूशन में दो चीजें कांस्टेंट होती हैं, एक ए और दूसरा बी, एक ए और दूसरा बी। हमारी पूरी जिम्मेदारी अब इस समय से ये है कि हम कहीं से ए पता करें, कहीं से बी पता करें, और वो ए और बी के वैल्यू ला के इक्वेशन 2 में रख दें, तो फिर चार्ज पता हो जाएगा। समझना ध्यान से। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी ये है कि हम कहीं से ए पता करें और कहीं से बी पता करें, और ए और बी लाकर इस इक्वेशन में रख दें तो हमको चार्ज पता चल जाएगा। चलो हम पता करते हैं ए और बी। तुम ये देख रहे हो शुरू में t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू क्यू नॉट है और t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से दो केस आ सकते हैं, t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू क्यू नॉट, ये पहला केस, t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू 0, ये दूसरा केस। दो केस हैं और दो अननोन हैं। स्टार्ट। दो केस हैं, दो अननोन हैं, हम पहला केस लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो q इक्वल टू क्यू नॉट है। तो जहां जहां इस पूरी इक्वेशन में t दिख रहा है, जहां जहां इस पूरी इक्वेशन में t दिख रहा है वहां 0 रख दो, जहां जहां पूरी इक्वेशन में q दिख रहा है वहां क्यू नॉट रख दो। तो q की जगह मैंने क्या रखा, क्यू नॉट इक्वल टू a cos ओमेगा इंटू 0 प्लस b साइन ओमेगा इंटू 0। तो देखो क्या आया, क्यू नॉट इक्वल टू a cos 0 प्लस b साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो क्या आया, क्यू नॉट इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू नॉट आ गई। एक अननोन हमने पता कर लिया केस फर्स्ट रख के, t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू क्यू नॉट रखा, a पता चल गया। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताना, हाँ या ना। सारे बच्चों को आ गई, हाँ या ना भाई? Yes, sir. सर। हाँ, ध्यान से सुनना, देखना इसको। अब देखो हमने केस 2 लिया, केस 2 लिया। बताओ केस 2 में क्या कह रहा था मैं, जरा मुंह से बताओ आपने, क्या था केस 2? I equals to 0. जब t इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू 0 है। अब t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू 0 है और तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन क्या है, q इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। अब देखो ध्यान से, q इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। इस पूरी इक्वेशन में कहीं i है ही नहीं, करंट नहीं है, लेकिन तुमको रखना है करंट की वैल्यू 0। तो पहले इसको करंट बनाओ, इसको करंट बनाओ। कैसे बनाते हैं करंट, जल्दी बताना। डिफरेंशिएट टी से डिवाइड, डिफरेंशिएट करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो ध्यान से, तो dq अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट किया, तो dq अपॉन dt क्या बन गया, करंट जो हमको चाहिए थी आ गई। अब a cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हाँ, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस b बाहर, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या cos होता है? ओमेगा टी इंटू ओमेगा। cos हाँ, Omega T omega. बढ़िया, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये साइन ओमेगा टी का हो गया, ये cos ओमेगा टी का हो गया। अब देखो तुम सब कुछ मिल गया तुमको। टाइम t की वैल्यू यहाँ 0 रख दो और i की वैल्यू 0 रख दो, i की वैल्यू 0। तो a माइनस का साइन ओमेगा इंटू 0 इंटू ओमेगा प्लस b cos ओमेगा इंटू 0 इंटू ओमेगा। तो क्या आया, 0 इक्वल टू a साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस b cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 इंटू ओमेगा। तो क्या मिला, b ओमेगा इक्वल टू 0, तो b भी मिल गया 0, बात खत्म। लो, दूसरा नोन भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। a और b उठा के इस इक्वेशन 1 2 में रख दो।
तो Q इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, Q नॉट क्या cos ओमेगा टी, प्लस बी की वैल्यू कितनी 0 sin ओमेगा टी। इसलिए Q इक्वल टू क्या मिला, Q इक्वल टू मिला Q नॉट cos ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं, जल्दी बताना हाँ या ना। सर बी ओमेगा आ इक्वल्स टू गया। 0 कर बता दो। बी ओमेगा इक्वल टू 0 का मतलब बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना जल्दी बोलना। हाँ सर। हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी आई 0 और ए की वैल्यू कितनी आई Q नॉट। इस ए की वैल्यू Q नॉट यहाँ लगाओ, इस बी की वैल्यू 0 यहाँ लगाओ, ठीक है सर, आ गया। ए की जगह क्या लगाए Q नॉट, बात खत्म। अब देखो हमें चार्ज पता चल गया, चार्ज पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पता करना है। फिर हम एनर्जी ऑफ इंडक्टर पता करेंगे। जब दोनों पता चल जाएंगे दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे क्या कांस्टेंट आया, अगर कांस्टेंट आया तो हम जीत गए, तो बाकी सब लोग हार गए। सिंपल सी बात है। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पता करेंगे। देखो ध्यान से, तो इसको लिखने का तरीका है U1 और फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। U1 इक्वल टू हाफ, क्यू की वैल्यू तुम ला चुके हो वही यूज करो, Q नॉट cos ओमेगा टी, सॉल्व कर दो। U1 1/2c Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये एनर्जी आ गई किसकी, कैपेसिटर की। अब हम पता करेंगे एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ध्यान देना। एनर्जी ऑफ इंडक्टर U2 लिखूंगा मैं, U2 का फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर। अब दिक्कत जानते हो क्या है, तुम्हें चाहिए I, तुमको चाहिए I और तुम लेकर क्या आए हो Q। तो क्या करोगे, इस Q से I बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इससे टी। डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले इस Q को, इस Q से I बनाओ, इस Q से I बनाओ। तो देखो इसको छोड़ दो ऐसे ही, तो Q इक्वल टू कितना, Q नॉट cos ओमेगा टी है। इस Q से I बनाऊंगा मैं, तो क्या किया, dQ अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt Q नॉट cos ओमेगा टी। Q नॉट बाहर चला गया और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब देखो इस वाले Q से मैंने करंट बना लिया, इसको क्या कहते हैं, I कहते हैं। यही I हमको मिल गई, इस I को मैं यहाँ रख दूंगा। थोड़ा ध्यान देना, I चाहिए थी, नहीं थी मेरे पास, Q था, Q से मैंने I बना लिया dQ अपॉन dt करके। तो d अपॉन dt Q नॉट cos ओमेगा टी, तो Q नॉट बाहर आ गया, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। तो कितना आया, हाफ L। I की वैल्यू कितनी आई, ये आई Q नॉट माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इन सबका होल स्क्वायर। तो U2 की वैल्यू कितनी आई, हाफ L Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाना, U2 इक्वल टू हाफ L Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर को मैं 1/LC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। हाँ, इसलिए ओमेगा स्क्वायर को मैंने 1/LC लिख दिया, L से L कैंसिल हो गया। तो U2 इक्वल टू, जरा फिर से देखो क्या आया, 1/2c Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये U2 आ गया। टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी U1 प्लस U2, तो टोटल एनर्जी ये है U1 कितनी, 1/2c क्या, cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू Q नॉट स्क्वायर। ये है U2 1/2c Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सॉल्व कर दिया तो टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2c कॉमन, Q नॉट स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी। जरा बताओ तो, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 1 होती है। बात खत्म हो गया। देखो अब तुम इस फॉर्मूले को देखो जरा क्या आ रहा है, Q नॉट स्क्वायर, Q नॉट क्या था शुरू में, चार्ज कांस्टेंट, C क्या है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, बदलता नहीं है कभी। इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट।
और यही हमको प्रूव करना था क्या, कि किसी भी टैंक सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी, उसका सम कांस्टेंट रहता है। मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर दोनों का सम कांस्टेंट रहता है, और वो कितना रहता है, वो रहता है Q0²/2C रहता है। बात खत्म। क्या बच्चे सारे स्टेप तुम लोगों को समझ में आ गए या नहीं आए, बता दो अब हमको। आ गए सर। पक्का? सर एक झूठ मत बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल 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 बेटा, टाइम जरा टाइम बताना कितना रह गया टाइम।